revenue account next. Assets such as shares, securities, and other securities are sold less than purchase price. Sold at price less than purchase price, exception Exception for investment companies and banking companies. Or last, if the shares are issued in cash, check whether the cash is received or not. check. अरे very good guys, huge round of applause. सोचो अगर यही चीज क्लास में इतनी याद होगी तो घर जाके क्या बचेगा भाई आप लोगों को, और फिर आंसर में लिखने में भी तकलीफ नहीं जाएगी। उसने तो कीवर्ड से बहुत ज्यादा चीजें बोल दी। पर सर ये आपके 6 पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट्स क्या है राजा, आप ध्यान से देख लो। 2 लोन्स एंड एडवांसेस के पॉइंट्स है, 2 बुक एंट्रीज के पॉइंट्स है और 2 स्पेशल पॉइंट्स है। लोन्स एंड एडवांसेस का पहला पॉइंट क्या है, इट शुड बी प्रॉपर्ली सिक्योर्ड एंड द टर्म शुड नॉट बी prejudicial. दूसरा, loans and advances are shown as deposits, should not be shown as deposit. Book entries में जो mere book entries है that are not prejudicial. Personal expenses are not charged to revenue account. स्पेशल में assets जो है वो आपने शेयर सिक्योरिटी, शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज को परचेज प्राइस से कम पे नहीं बेचा है। और लास्ट में जो भी आपके शेयर्स अलॉट किए आपने वो फॉर कैश या कैश है कंसिडरेशन में, तो आए हैं कि नहीं, नहीं आए तो वेदर द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर करेक्ट, मिसलीडिंग कि नहीं, ये सब आपको बताना पड़ेगा। सर तो स्पेशल वाला जो पॉइंट है ना, ये दोनों भी शेयर्स पे हो गए कि बेसिकली अगर शेयर्स तूने डिस्काउंट, शेयर्स तूने अगर कंसिडरेशन ऑफ, पहला हो गया शेयर्स अगर तूने लॉस पे बेचे तो चेक करेंगे, दूसरा हो गया शेयर्स अगर तूने फॉर कैश बेच अलॉट किया है तो भी हम चेक करेंगे, तो दोनों शेयर से रिलेटेड हो गए। अरे समझे क्या? यस सर। पॉइंट नंबर 3 लिखो। सर ऑडिटर पहला हमने बताया पावर, फिर हमने बताई इंक्वायरी जो एक तरह का ड्यूटी है। अब उसके बाद आप पढ़ोगे सर ऑडिटर का रिपोर्ट। सर ऑडिटर अपना रिपोर्ट 2 चीजों पे देता है, एक तो अकाउंट्स एग्जामिन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेड इन द एजीएम। सीधा मतलब बेसिकली सर पहला वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिपोर्ट देता है और दूसरा वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट देता है। सर वो रिपोर्ट जब देता है ना तो वो उसमें एक ओपिनियन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? ओपिनियन फॉर्म करता है। ओपिनियन फॉर्म करके वो ये कहता है, ये जो ओपिनियन फॉर्म होता है ना, दिस इज टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। और ओपिनियन में लिखता है दैट द अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ टी एंड एफ व्यू। गिव अ टी एंड एफ व्यू क्या होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू। बस। क्या लिखा है सर? लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, फुल स्पीड, अपनी स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी लिखने की, फटाफट फटाफट मेरे साथ साथ लिखते जाओ फुल स्पीड में। क्या लिखा है सर? 2 चीजों पे रिपोर्ट देता है। पहला है, सब लोग बोलोगे, सब लोग बोलोगे, पहला क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और दूसरा क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये दोनों चीजों पे वो क्या देता है? अपना ओपिनियन। ओपिनियन में वो क्या बोलता है सर? सबसे पहला लाइन ऑडिटर क्या लिखता है बताएं? टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। मतलब मेरे को जितना मैनेजमेंट ने बताया है और जितना मेरे को खुद को नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं ये ज्ञान दे रहा हूं कि आपका बुक्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। अगर मेरे को मैनेजमेंट ने कुछ नहीं बताया या मुझसे कुछ रह गया तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, बट टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज द ऑडिटर, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये क्या हो गया सर? ऑडिटर का रिपोर्ट। ये एक तरह के ऑडिटर की पावर भी है और एक तरह के ऑडिटर की ड्यूटी भी है। अब सर फोर्थ वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट shall include ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या क्या आएगा सर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर इसमें 9 से 10 पॉइंट्स हैं पर बहुत आसान है। आप पहली बार देखोगे कि ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या आता है। ये लिखने के बाद अपन जा करके ना रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे कि वहां पे ऑडिटर ने क्या क्या लिखा है, देखेंगे उससे कनेक्ट कर जाते हैं क्या। पर सबसे पहले सर ऑडिटर, सबसे पहले अब ऑडिटर अपना रिपोर्ट बना रहे हैं। ये रिपोर्ट किसके लिए बना रहे हैं सर? ये रिपोर्ट साक्षात शेयर होल्डर के लिए बना रहे हैं। तो वो अपना क्या लिखेगा सर उसमें? मन की बात। मन की बात ही लिखेगा ना, एक तरीके से बेसिक बेसिक बातें लिखेगा। क्या? सुनना ध्यान से। सबसे पहला सर, आप शेयर होल्डर, आप घर में बैठे हो, आपको कुछ भी नहीं पता, ऑडिटर सबसे पहला बात लिखेगा कि भैया, पहला
not information and explanation were obtained, if not, effect thereof. क्या मतलब सर? एक एक पॉइंट लिखते जाओ और फटाफट समझते जाओ, समझाते जाओ. क्या मतलब है सर? वेदर सर मेरे को जो भी, सुन लो एक बार समझा रहा हूं, मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए था वो मैंने मांगा और वो मेरे को मिल गया. अगर नहीं मिला तो उसका अफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, ये आपको बताना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल भैया कंपनी ने दिखा रखा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 2 करोड़ रुपीस. कितना एफडी से इंटरेस्ट कितना आया? 2 करोड़ का इंटरेस्ट आया. सर 2 करोड़ का इंटरेस्ट आया तो मैंने बोला भाई तेरे सारे एफडी स्टेटमेंट दिखा दे, कितने तूने एफडी करे, तेरे को एफडी का सर्टिफिकेट आता होगा, वो सर्टिफिकेट दिखा दे मेरे को. उसने नहीं दिखाया तो मैंने 4-5 बार मांगा, 10 बार मांगा, नहीं दिखाया तो मैं क्या करूं? तो लिख तो दूंगा लेकिन मैं एक और काम भी करूंगा. मेरे पास बैंक स्टेटमेंट होगा, बैंक स्टेटमेंट में जाके मैं खोजूंगा कहां कहां एफडी करवाया है और मैं एक रेट, एस्टिमेटेड रेट निकाल करके मैं एक रफ कैलकुलेशन करूंगा कि वो बोल रहे 2 करोड़, मेरे हिसाब से आ रहा है 1 करोड़ 90 लाख. वो बोल रहे 2 करोड़, मेरे हिसाब से आ रहा है 1 करोड़ 90 लाख. तो वो एक्स्ट्रा कितना बोल रहे हैं? 10 लाख रुपया. तो आप लिखना कि 2 करोड़ के एफडी का हमको कोई भी सपोर्टिंग नहीं दिया गया. मेरा मांगा था, उसने नहीं दिया. अब उसका इफेक्ट ये है कि मैंने तो कैलकुलेशन किया ना, उसके हिसाब से 1.9 करोड़ आता है. 10 लाख का हमको श्योरिटी नहीं है. वो जो एक्स्ट्रा 10 लाख है उसका हमको श्योरिटी नहीं है. और तो आप लिख के दे दोगे, ये आपका काम है. आपका शेयर होल्डर डिसाइड करेगा, बोलेगा छोड़ना 60,000 करोड़ की प्रॉफिट में कहां तो 10 लाख रुपए में घुसा है. तेरे लिए जो 10 लाख रुपए है वो हमारी कंपनी के लिए 100 रुपए है. तो 100 रुपए के लिए रोता है क्या? नहीं ना. तो 10 लाख रुपए के लिए भी मत रो. सर ये हो गया पहला. दूसरा लिखो, सेकेंड पॉइंट. ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर लॉ इज केप्ट बाय द कंपनी. कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखा है एंड प्रॉपर रिटर्न्स आर रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच. प्रॉपर रिटर्न्स आर रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, नॉट audited by him. Proper returns are received from branch which are not audited by him. उसके नीचे सर जहां पे आप ये लिख रहे हो, सर एक बार ध्यान से, थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक हो रहा हूं आपको ये समझाने के लिए. जो मैं अभी समझा रहा हूं वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है. मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना राजा. क्या काम? मेरे को बताओ सर, एक कंपनी है. कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्री. ले लेते हैं अपन टाटा मोटर्स. ठीक है, टाटा मोटर्स. मेरे को बताओ टाटा मोटर्स के नीचे 2 लोग आते हैं. मेरी बात ध्यान से सुनना. एक टाटा टायर्स, टाटा टायर्स लिमिटेड, जो क्या है टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है, और एक है टाटा का ब्रांच. सर टाटा का ब्रांच 3 जगह पे है. एक ब्रांच है हेड ऑफिस वाली सिटी में. टाटा मोटर्स कहां की सिटी है, कंपनी है सर? मुंबई की. तो एक ब्रांच है मुंबई में, एक ब्रांच है दिल्ली में, और एक ब्रांच है यूके में, उत्तराखंड. एक ब्रांच है यूके में, यूनाइटेड किंगडम. भैया लंदन में. कहां पे है? एक ब्रांच ले लो लंदन में. ठीक है. अब मेरे को एक बात बताओ सर, 3 अलग अलग जगह ब्रांच है किसके? टाटा मोटर्स के. प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना. सर सब्सिडरी और ब्रांच में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? Subsidiary is a separate entity, but branch is not a separate entity. टाटा मोटर्स का ही ब्रांच टाटा मोटर्स ही माना जाता है, वो अलग नहीं होता है. मेरे को बताओ, अगर टाटा मोटर्स का ऑडिटर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, हो सकता है क्या? हाँ, डेलॉइट नहीं, ईवाई लिख लेते हैं. क्या है? ईवाई है. और टाटा टायर्स लिमिटेड जो है वो उसकी सब्सिडरी है, उसका ऑडिटर ईवाई होना मैंडेटरी है कि कोई और भी हो सकता है? सर कोई भी हो सकता है. एनी मतलब आपका केपीएमजी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? सर होल्डिंग सब्सिडरी होंगे पर ये अलग कंपनी है, ये अलग कंपनी है. दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी. दोनों को अलग अलग ऑडिट का रिक्वायरमेंट है, दोनों को अलग अलग ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं. सेम रखना चाहे सेम रख लो, डिफरेंट रखना चाहे डिफरेंट रख सकते हो. अरे समझे क्या? हाँ सर. पर अब मेरे को बताओ, टाटा मोटर्स का जो ब्रांच है, क्या है टाटा मोटर्स का जो ब्रांच है? मेरी बात ध्यान से सुनना. सर टाटा मोटर्स का जो ब्रांच है मुंबई, दिल्ली और लंदन. सर मेरे को बताओ, मुंबई में जो ब्रांच है उसका ऑडिट
ईवाई ही कर रहा है, जो हेड ऑफिस का, जो मेन कंपनी का ऑडिटर है वही कर रहा है। सर मेरे को बताओ, दिल्ली वाले ब्रांच का कोई और ऑडिट कर सकता है? सोच के बताओ, क्या कर रहे हो मैडम, क्या कर रहे हो? हाँ, आंसर क्या है? छोड़ो, क्वेश्चन क्या था? जोर से बोलो। दिल्ली वाली ब्रांच का, हाँ तो आंसर क्या है? कैसे कर सकते हैं? ऑडिट तो कर सकते हैं ना, वो तो करना जरूरी है। मैं पूछ रहा हूं, दिल्ली का जो ब्रांच है उसका ऑडिट ईवाई करेगा, ये मैंडेटरी है क्या? क्यों नहीं भाई? अरे ब्रांच तो कंपनी का हिस्सा होता है ना, तो कंपनी का ऑडिटर और ब्रांच का ऑडिटर अलग अलग कैसे रख सकते हो? सर ऐसे रख सकते हैं कि नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल चैलेंजेस आएंगे। आज आप लोगों के जितने भी आसपास सीए होंगे, और कुछ काम का तो पता नहीं, उनके पास बैंक का ब्रांच ऑडिट जरूर होगा। जितने भी तुम्हारे आसपास के सीए, चाचा ताऊ भैया भांजा जो भी सीए, उसके पास क्या होता है? ब्रांच का ऑडिट होता है। क्योंकि सर देखो, एसबीआई है, उसका अर्बन सिटीज में, रूरल एरियाज में कितने सारे ब्रांचेस हैं, भयंकर सारे ब्रांचेस हैं। एक ऑडिटर तुम डेलोइट को भी हायर कर लो ना, डेलोइट अपनी पूरी ताकत भी लगा लेना, तब भी सारे ब्रांचेस का ऑडिट नहीं हो सकता। तो जो दिल्ली में ब्रांच है वो या तो ईवाई रख सकता है या फिर एनी अदर ऑडिटर रख सकता है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पर सर वो ऑडिटर जो है ना, मैं अगर बोलूं वो ऑडिटर जो है सीए नहीं है, चलेगा? वो ऑडिटर सीए नहीं है, चलेगा? अरे नहीं भैया, ही शुड बी क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141। मतलब जो एक नॉर्मल ऑडिटर को क्वालिफिकेशन लगता है, वही क्वालिफिकेशन उसको भी लगेगा, तब वो क्या बन सकता है? ब्रांच का ऑडिटर। सर लंदन की बात करते हैं, क्या लंदन के ब्रांच, हाँ बोलो पहले। अच्छा आप ईवाई लंदन का बता रहे हो, ठीक है, बोलो क्या बोल रहे हो, बताओ। आप बोलोगे कि लंदन में पहले आप देखोगे ऑडिट होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो करवाओगे, नहीं होता है तो नहीं करवाओगे। सर ऑडिट तो हमें कोई बात बता रहा है, आप जो बोल रहे हो आपका कहां से कॉन्सेप्ट आ रहा है 136 137 से, पर मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आपको ये बोलना है कि टाटा मोटर्स का जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? हाँ सर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मान लो रेवेन्यू आया 1 लाख करोड़ का, और अगर आपका ये जो लंदन वाला यूनिट है, ये आपको उसमें से 1000 करोड़ तो कहां से रेवेन्यू आ रहा है? लंदन से। तो जब तक तुम इसका ऑडिट नहीं करोगे, तब तक तुम कॉन्फिडेंटली ये 1 लाख करोड़ पे रिपोर्ट कर पाओगे क्या? आप बोल पाओगे क्या 1 लाख करोड़ सही है कि नहीं है? आप नहीं बोल पाओगे। तो मैं ये बोल देता हूँ ना सर कि 99,000 करोड़ है, 99,000 करोड़ सही है, बाकी 1000 करोड़ जो है उसका हमको पता नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। तो फिर तो तू ऐसा काम करना, जितना दिखा उसमें हाँ बोल दे, जो नहीं दिखा उसमें लिख दे कि नहीं दिखा। तो तेरे को अपॉइंट क्यों किया, हम पैसा क्यों दे रहे? अबे तू ढंग से ऑडिट कर। पर राजा, ढंग से ऑडिट करने के लिए आपको लंदन का भी ऑडिट करना पड़ेगा, चाहे उस कंट्री में उस कंपनी का ऑडिट होता ना होता हो या ना होता हो। मेरी बात ध्यान से सुनना मैडम, जो आपने 136 137 पढ़ा था ना, वहां पे ब्रांच के लिए ऑप्शन नहीं था, सब्सिडरी के लिए था, कि ये जब अपना सीएफएस अपलोड करेगा टाटा मोटर्स, तब वो हर एक सब्सिडरी का सेपरेट ऑडिटेड स्टेटमेंट वेबसाइट में डालेगा और आरओसी को भी देगा। पर अगर कोई सब्सिडरी है जिस कंट्री में है, उस कंट्री में ऑडिट नहीं होता, तो हमने कहा चल जाएगा सेपरेट, वहां पे ना पड़ेगा, चाहे उस कंट्री में उस कंपनी का ऑडिट होता ना होता हो या ना होता हो। मेरी बात ध्यान से सुनना मैडम, जो आपने 136 137 पढ़ा था ना, वहां पे ब्रांच के लिए ऑप्शन नहीं था, सब्सिडरी के लिए था, कि ये जब अपना सीएफएस अपलोड करेगा टाटा मोटर्स, तब वो हर एक सब्सिडरी का सेपरेट ऑडिटेड स्टेटमेंट वेबसाइट में डालेगा और आरओसी को भी देगा। पर अगर कोई सब्सिडरी है जिस कंट्री में है, उस कंट्री में ऑडिट नहीं होता, तो हमने कहा चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे जब आप टाटा मोटर्स का आप स्टैंडअलोन बनाओ या सीएफएस बनाओ, दोनों में ये ब्रांच का रेवेन्यू तो आएगा ही ना, और ये ब्रांच का रेवेन्यू चेक किए बिना तुम रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो हमने बोला ऑडिट तो करवाना पड़ेगा। कौन करेगा सर? सर या तो कंपनी ऑडिटर कर लेगा। कंपनी ऑडिटर कौन है हमारे एग्जाम्पल में? कौन था? पीडब्ल्यूसी। बाहर जाना है। अब जो बच्चा ध्यान नहीं देगा, मैं उसको क्लास के बाहर कर दूंगा। जैसे कल परसों बच्चे जब डीपीक्यू नहीं लिखे थे, उससे मैंने जब बाहर कर दिया, तो मेरे को समझ आ गया वो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते वो बाहर हो गए। तो क्लास में जो बच्चे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, तो 100% रिस्पॉन्स आ रहा था। बाकी बच्चे ऐसे बैठे हुए हो ना तुम लोग। सर क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो लंदन वाली ब्रांच है वो कंपनी ऑडिटर ऑडिट कर सकते हैं? कंपनी ऑडिटर
ये भाई, या फिर सर हमारे इंडिया का कोई भी सीए इन प्रैक्टिस नहीं करेगा सर। या तो हमारे कंपनी ऑडिटर या फिर वो ऑडिटर जो उस कंट्री में ऑडिट करने के लिए क्वालिफाइड है। जैसे कि आज के डेट पे वहां पे क्या डिग्री चलती है सर? एसीसीए। एसीसीए एसीसीए की जो डिग्री है वो वहां पे ऑडिट करने के लिए क्वालिफाइड है। तो हमारी इंडियन कंपनी का ब्रांच है, पर एसीसीए ऑडिट करके क्या करेगा सर? हम इन्होंने अगर बाहर वाले बंदे ने ऑडिट किया तो वो ऑडिट करेगा, ब्रांच ऑडिट किसी और ने किया तो वो ऑडिट करेगा, और ये दोनों रिपोर्ट किसको करेंगे? ईएनवाई को, कि प्रिंसिपल ऑडिटर को, कंपनी ऑडिटर को, कि सुन भाई हमने ये वाला ब्रांच संभाल लिया है, सब कुछ सही है, तू बाकी का देख ले। तो तुम सोचो सर क्या हो रहा है? कंपनी ऑडिटर है, नीचे 100 ब्रांच है, 100 ब्रांच में 10 अलग अलग ऑडिटर डाल दिया उसने, तो टोटल 10 ऑडिटर है। 10 ऑडिटर अभी सब लोग ऑडिट करेंगे और चिल्ला के ब्रांच को बोलेंगे हमने चेक कर लिया है, सब कुछ सही है। तो कंपनी ऑडिटर क्या बोलेगा? ब्रांच लेवल पे सब कुछ सही है, अभी हेड ऑफिस लेवल पे मैं संभाल लेता हूं और मैं एक क्यूमुलेटिव रिपोर्ट दे दूंगा कि भैया मैंने जो चेक किया उसमें सब कुछ सही था, ब्रांच ने जो चेक किया उसमें सब कुछ सही था, तो कंपनी में सब कुछ सही है। पर अगर किसी ब्रांच ने बोल दिया कि यहाँ पे एम्प्लॉइज कैश की चोरी कर रहे हैं, मान लो एक ब्रांच था पहाड़गंज, उस ब्रांच से रिपोर्ट आया कि भैया वहां के एम्प्लॉइज जो है बैंक से कैश की चोरी कर रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम लिखोगे सब कुछ सही है, बस फर्क ये है कि पहाड़गंज ब्रांच के जो ब्रांच ऑडिटर थे उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि वहां के एम्प्लॉइज चोरी कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, वो ऑडिटर ने बोला। अबे वो भी तो सीए इन प्रैक्टिस है भाई, कोई ऐरा गहरा इंसान थोड़ी है, वो बोल रहा है यानी कि सही है। अरे समझ रहे हो क्या सर? तो कंपनी ऑडिटर एंड ब्रांच ऑडिटर कैन बी टू डिफरेंट पर्सन। अब सर ब्रांच ऑडिटर से आपको बराबर रिटर्न आना चाहिए, वो आया है कि नहीं वो आप अपने रिपोर्ट में लिखोगे। whether proper returns have been received from branch which is not audited by him, जो वो ऑडिट नहीं कर रहा है वहां से प्रॉपर रिटर्न्स आया है क्या? सर ये बाजू में जो मैंने लिखा है ना, ये हमारा 7th या 8th पॉइंट बनेगा, तब मैं अच्छे से लिखवा दूंगा, पर आपको कॉन्सेप्ट समझा गया राजा? बहुत सिंपल है, इसको मैं अगर समराइज करना चाहूं तो इधर देखो, सब्सिडरी का ऑडिट कोई भी कर सकता है, इंडिपेंडेंट है। ब्रांच का ऑडिट देखो भैया, ब्रांच कंपनी का हेड ऑफिस जो है उसका ऑडिटर एक होगा, उसको हम कहते हैं कंपनी ऑडिटर, जो कंपनी लेवल पे असाइन होता है। सर ब्रांच अगर इंडिया में है तो उसका ऑडिट या तो कंपनी का ऑडिटर कर सकता है या फिर कोई भी सीए इन प्रैक्टिस जो 141 में क्वालिफाइड है। पर अगर आउटसाइड इंडिया है तो कंपनी ऑडिटर कर सकता है कि जा भाई तू विदेश भी घूम के आ जा, या फिर वहां पे जो ऑडिट करने के लिए क्वालिफाइड है वो भी कर सकता है। इतनी सी बात है क्या प्रोविजन से? ऑनलाइन वाले तुमको ये सब दिमाग में गाना आता है क्या? मैं जो इतने प्यारे सुर लगाता हूं, पता नहीं तुम लोगों को टॉर्चर लगता होगा, बट सीपीए तो कनाडा का है शायद। हाँ ये कर लो पहले, ये कर लो सर, पॉइंट नंबर 3 लिखो। पॉइंट नंबर 2 लिख लिया तुमने, पॉइंट नंबर 3 लिखो सर। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे रिपोर्ट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच, report on books of accounts of branch not audited by him has been sent to him, and manner of dealing with such report. सर दूसरा वाला है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तीसरा वाला है रिपोर्ट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा वाला ये है कि अगर किसी ब्रांच, कोई ब्रांच है तो वहां पे ढंग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया जा रहा है कि नहीं और प्रॉपर रिटर्न भेजा जा रहा है कि नहीं। सर इसमें मैं यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट के बाजू में रेफर सेक्शन 128 भी लिख सकता हूं। क्यों सर? 128 में एक बात लिखी गई थी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स वैसे तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करोगे, पर अगर आप एक ब्रांच हो तो आप अपने ब्रांच में मेंटेन करके हेड ऑफिस में पीएसआर भेज देना। पीएसआर बोले तो पीरियोडिकल समराइज रिटर्न। तो लॉ कहता है आया क्या, बराबर रिटर्न आया क्या? तीसरे में बता रिपोर्ट दे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ढंग से बने क्या। तो ऑडिटर रिपोर्ट कैसे देगा? ऑडिटर बोलेगा ब्रांच तू रिपोर्ट दे दे कि तेरे यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसा बन रहे, तेरे रिपोर्ट को मैं अपने मेन रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। अरे सुन रहे हो क्या? यस सर। पॉइंट नंबर 4 लिखो, पॉइंट नंबर 4 लिखो, whether balance sheet and P&L agree
विथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेचुरल सी बात है सर, जर्नल एंट्री, लेजर और आपका ट्रायल बैलेंस से ही तो पीएनएल और बैलेंस शीट निकालोगे ना। ट्रायल बैलेंस में जो आपके क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं और बैलेंस शीट में जो बैलेंसेस आ रहे हैं वो अगर मैच नहीं करेंगे तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो फिर फोर्थ पॉइंट हो गया सर, बैलेंस शीट और पीएनएल बुक्स ऑफ अकाउंट से अग्री करते हैं क्या। फिफ्थ, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कितनी बेसिक बात। पहला तो बोले बैलेंस शीट और पीएनएल ट्रायल बैलेंस से अग्री करता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से अग्री करता है क्या। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से टैली करता है क्या। 5 पॉइंट जरा याद करो, आपके पास 50 सेकंड है, जल्दी जल्दी फुल स्पीड। सर घर जाके पढ़ना ही नहीं है, यही खत्म करो। पॉइंट नंबर 1, बुक्स ऑफ अकाउंट जो ए क्या इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगा, मिला जो नहीं मिला उसका इफेक्ट। पॉइंट नंबर बी क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर बना हुआ है कि नहीं। सी क्या है, और उसका प्रॉपर आपके पास प्रॉपर रिटर्न आया क्या। सी, ऑडिट ब्रांच जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कर रही है, ब्रांच का ऑडिट अगर कोई और कर रहा है तो उसका रिपोर्ट। डी, बैलेंस शीट और पीएनएल जो है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली हो रहा है क्या। और ई क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैच करता है क्या। सर पॉइंट नंबर 6, इधर देखो सर, ऑब्जर्वेशन। राजा सो सॉरी, काम करोगे ये 1 2 3 4 को ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसा नंबरिंग कर ले क्या। ए बी सी डी ई एफ। सो सॉरी सॉरी सॉरी, लिखो चुपचाप, सॉरी सॉरी करवा रहे हो। सर ए बी सी डी ई एफ, एफ एफ क्या है सर, ऑब्जर्वेशन या कमेंट। ऑडिटर क्या करेगा, कमेंट पास। ऑडिटर अपना ऑब्जर्वेशन और कमेंट लिखेगा ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन on the matters which have adverse effect on functioning of the company. Matters which have adverse effect on the functioning of the company. सर सुना सुना लग रहा है। सेक्शन छोड़ो, कॉन्सेप्ट याद है क्या। बस एग्जाम्पल बता दो, कौन सा दिया था, अडानी का ऑस्ट्रेलिया वाला। सर क्या लिखा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में कोल का माइन खरीदा, सर 20,000 करोड़ इन्वेस्ट किए, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वेस्टेज था। इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। भैया 20,000 करोड़ तेरा वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया। तो भैया लॉ ने बोला कि ऑडिटर तू अगर ऐसे ट्रांजैक्शन के सामने आए ना, इस पे तेरा क्या कमेंट है बताना जरा। तो आप उसमें लिखोगे दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट Adani has entered into a transaction of 20,000 crore for purchase of a coal mine, and according to us it is a waste. It is a pure waste of your money, just like government is wasting your tax money. ऐसा वो अपने रिपोर्ट में लिख सकता है, पर वो ऑडिटर रिपोर्ट अपने में लिखेगा ऑब्जर्वेशन और कमेंट ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन व्हिच हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। देखो जी, whether director is disqualified under section 164(2). चश्मा साफ कर लो पहले, पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगी। क्या लिखा है सर, वेदर डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164(2). सर 164(2) अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, पर डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है मतलब तुम सोचो, ऑडिटर आया कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, देखा कंपनी में 5 डायरेक्टर है, 5 में से 4 डायरेक्टर तो डिस्क्वालिफाइड है, ये 5 में से 2 डायरेक्टर तो डिस्क्वालिफाइड है। अब इस शेयर होल्डर को पता कहां से चलेगा, सर ऑडिटर बताएगा। इसका मतलब क्या है पता है, ये लिखने का एक दूसरा मतलब है, ऑडिटर को बताने के लिए ऑडिटर को चेक भी तो करना पड़ेगा ना। तो ऑडिटर 164(2) पढ़ेगा, देखेगा ऑडिटर कब कब डायरेक्टर कब कब डिस्क्वालीफाई होता है, और फिर डायरेक्टर को जाके
चेक करेगा और अगर कोई भी डिस्क्वालिफाइड निकला तो शेयर होल्डर को रिपोर्ट करेगा कि सुन लो भैया तुम्हारा डायरेक्टर जो है वो तो डिस्क्वालिफाइड है, ये इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और क्लॉज नंबर जी में फिर लिखो सर एच, 3 ऐसे डिवाइड करो, क्वालिफिकेशन, reservation, adverse remark, adverse remarks on the maintenance of BOE, books of accounts. Sir, qualification, reservation or adverse remarks on maintenance of books of accounts. रोक दे सर। क्या लिखा है? क्वालिफिकेशन, रेजर्वेशन। सर आप जब ऑडिट में पढ़ोगे ना राजा, कल आपको जो थोड़ी सी चीजें समझाई जा रही थी, मेरी बात सुनना। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओपिनियन। ओपिनियन मतलब क्या? मैं कोई भी चीज रिव्यू करूंगा तो मैं उसमें क्या करूंगा? ओपिनियन फॉर्म करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा ने मेरे को बोला कि तू जा और पुणे में एक घर देख के आ। कोई अपने को घर लेना है तो तू एक घर देख के आ। वो घर जो तू देख के आएगा, घर देख के आ, फिर उस पर अपना ओपिनियन दे। तो सर मैं 2 तरह का ओपिनियन दे सकता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। एक है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, इसको हम कहते हैं क्लीन ओपिनियन। दूसरा है क्वालिफाइड ओपिनियन, या तीसरा है सर एडवर्स ओपिनियन। सर समझना तीनों ओपिनियन का डिफरेंस। क्लीन ओपिनियन क्या मतलब? कैसा रहा घर? मस्त। साइज घर का कितने रूम? 4। एरिया वाइज मस्त, जगह मस्त, सब मस्त, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब क्या? कि सब कुछ सही है पर जो किचन का वास्तु है ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम उसको सुधार सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये क्या हो गया? ये हो गया क्वालिफाइड ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन मतलब घटिया है, लेना ही नहीं है। और सर ये तो हो गया ओपिनियन में आप या तो क्लीन दे रहे हो, या क्वालिफाइड दे रहे हो, या एडवर्स दे रहे हो। एक और होता है क्या? नो ओपिनियन। एक्चुअल में होता है सर, क्या होता है सर, अगर मैं घर देखने गया नहीं तो मैं ओपिनियन कैसे बताऊंगा? अब अगर मैं कल जाने वाला था और आज पापा मेरे को पूछे घर कैसा लगा, तो मैं क्या बोलूंगा? घटिया, कम, अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा पापा मैं अभी तक गया नहीं हूं, तो मैं, या फिर मेरे को अभी तक वहां के बंदे का कॉल नहीं आया है तो मैं घर नहीं देख पाया हूं, तो मैं अभी ओपिनियन इस पे नहीं दे सकता। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर बोलेगा मैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग रहा हूं, ये दे तब ना मैं ओपिनियन बनाऊं। अगर ये लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दे रहे, मैं ये थोड़ी बोल दूंगा घटिया है। मैं बोलूंगा दैट आई एम नॉट एबल टू फॉर्म एन ओपिनियन बिकॉज़ आई एम नॉट रिसीविंग एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। तो इस केस में नो ओपिनियन भी होता है। अब सर ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है या रिजर्वेशन रख रहा है? रिजर्वेशन और क्वालिफाइड एक बराबर होता है। रिजर्वेशन मतलब क्या? सही है पर थोड़ा ना वास्तु का प्रॉब्लम आ रहा है, ये रिजर्वेशन होता है कि मेरा एक प्रॉब्लम है, वो हो गया। या एडवर्स मतलब घटिया, किस चीज को लेके ओपिनियन बना रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। वो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखा और उस पे ओपिनियन फॉर्म किया। तुम समझ रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना इंपॉर्टेंट है? अरे आप समझ रहे हो क्या? सर ये क्या हो गया? ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट नंबर एच सर, एच के बाद आ जाओ आई। सर आपका जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो एडिक्वेट है और वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। क्या कहा मैंने? वो एडिक्वेट है और वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। सर आपका जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, सर व्हाट इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल? सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज द प्रोसीजर which takes care of your financial matters। मतलब मेरे कंपनी से रेवेन्यू लीकेज ना हो जाए, मेरे कंपनी से कैश की चोरी ना हो जाए, मेरे कंपनी से झूठे पेमेंट ना हो जाए, ये सब के लिए जो कंट्रोल सेट करता हूं, जो प्रोसेस सेट करता हूं मैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इट शुड बी एडिक्वेट एंड इट शुड बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। एडिक्वेट मतलब क्या? सर मेरे पूरे मतलब मान लो मेरे 100 ब्रांचेस हैं, 100 ब्रांच में से मैं सिर्फ 70 ब्रांच के लिए मैंने ये प्रोसेस बनाया, 30 के लिए नहीं बनाया। सो योर कंट्रोल इज नॉट एडिक्वेट, इट इज नॉट सफिशिएंट। और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली मतलब मैंने प्रोसेस बना दिया, काम नहीं कर रहे, तो भैया वो भी और इसके बारे में रिपोर्ट किसको किया जा रहा है? शेयर होल्डर को। सर लास्ट पॉइंट जे, सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर प्रिस्क्राइब कहां पे होता है? रूल्स में। रूल्स में इन्होंने लिखे 7 पॉइंट और। बधाई हो। कितने पॉइंट्स और सर? 7 पॉइंट्स और। पर जाने दो, अभी तक अपन जे तक याद करते हैं। सर अपन क्या करेंगे? 5 शुरू के याद कर लिए थे, 5 शुरू के याद कर लिए थे, फिर अपन ने 4 लिखे, तो उसकी वजह से हुआ क्या? 5 भूल गए, तो अब वो 4 याद करते हैं। 5 याद करके क्या फायदा? फिर 4 याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे, तो बचे हुए 4 याद करते हैं। सर कहां तक हो गया था आपका? ई तक। टोटल 10 है और 5 है, तो याद करते हैं। सर एफ क्या लिखा है? Observation or comment on any financial transaction which has adverse effect on the functioning of the company। सर ये लाइन रट लोगे तो 2 सेक्शन एक साथ कवर हो जाएगा। रट लो एक बार। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अडानी ने जो इन्वेस्ट किया, which has adverse effect on what? On the functioning of the company। उस पे वो अपना ऑब्जर्वेशन देगा, कमेंट देगा। नेक्स्ट क्या देगा सर? क्या डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफाइड है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2? फिर उसके बाद एच
क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क्स ऑन द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो क्या है, एडिक्वेट है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, और अदर्स एज में बी प्रिस्क्राइब। इधर देखो सर, 10 पॉइंट याद कैसे होंगे, थोड़ा सा इमेजिन करो तो याद हो जाएंगे। आप गए सबसे पहले मैनेजमेंट के पास, क्या बोले, ए बुक्स ऑफ अकाउंट, ए इंफॉर्मेशन दे। क्या बोला आपने, ए इंफॉर्मेशन दे। ओए